नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। आज से हम लोग अपना एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है RTP सीरीज़, जिसका अर्थ हुआ रिवीजन थ्रू PYQ। तो हम लोग इसमें PYQ को बेस बनाएंगे और इसका जो एक किताब है यूथ कंपटीशन का, उसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो सॉल्यूशन दिया है उसको भी देखेंगे और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स होगा उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आज से शुरू करेंगे और 30 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। 3 पार्ट में वीडियो आएगा, एक साल मतलब एक पूरा क्वेश्चन पेपर का 90 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, तो 30-30 का 3 पार्ट में आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठें और जो भी इसमें सोल्यूशन होगा उसको आप लोग नोट डाउन करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात को आगे बढ़ाए हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और PYQ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए कि इसमें पहला सवाल है, और यहाँ देखिए पेपर जो है ये जून 2020 का है। तो 2020 से लेकर अभी तक जो भी ये लास्ट 2025 में जून में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक का पूरा पेपर डिस्कशन होगा। तो आपके पास 5 साल का टोटल जितना भी 5 साल में हुआ है उन सभी पेपर का सोल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ नोट्स बना सकते हैं, आपको तरीका भी पता चल जाएगा क्योंकि कैसे PYQ को सॉल्व किया जाता है। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन है काज, आखर, कान, वायु। तो इसका सही जवाब होगा डी, वायु। तो देख लेते हैं कि वायु जो है तद्भव शब्द न होकर तत्सम के अंतर्गत आता है, जबकि कान, काज और आखर तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः कर्ण है, कार्य और अक्षर। तो कान का तत्सम हो गया कर्ण, काज का कार्य और आखर का अक्षर। तो इसमें से हम लोग ये और थोड़ा अगर विस्तृत चर्चा करें इस सवाल का, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि तद्भव शब्द पूछा है। तो इससे पहले हमको जानना होगा कि तद्भव कहते किसे हैं। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं होते हैं बल्कि किसी मूल शब्द से उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ उदाहरण में ही देखा है कि कर्ण जो है ये मूल शब्द है संस्कृत का और इसी से निकला हुआ है तद्भव। तो ये कर्ण हो गया तत्सम और तद्भव हो गया कान। तो तद्भव वो शब्द हुए जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है बल्कि उनसे निकला हुआ है। तो तत्सम कौन सा शब्द होगा, अब यहाँ पे सवाल आता है। तो तत्सम वो शब्द होंगे जो संस्कृत के ही मूल शब्द है। चलिए, तो पहला सवाल हो गया, उसको नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी आपको जरूरत लगे, अगर आपको जो याद है तो छोड़ दीजिए, जो याद नहीं है उसको जरूर पेपर में नोट डाउन करते रहिए ताकि रिविजन में आपको आसानी हो। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं। तो इसमें ऑप्शन है जलद, नाक, कान, पर। तो सही जवाब होगा जलद। तो सही विकल्प जलद होगा। जलद जो है वो जल यानी पानी और द देने वाले शब्दों से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है, जबकि नाक, कान और पर रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखिए 2 शब्दों का जिक्र किया है, एक यौगिक और एक रूढ़। तो पहले हम लोग जानेंगे यौगिक कहते किसे। तो यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, वे होते हैं यौगिक शब्द। जैसे आप उदाहरण में देखिए पुस्तकालय हो गए, हथगोला हो गया, तो ये सब जो है यौगिक शब्द हो गए। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर नाक है, तो नाक को अगर हम लोग अलग करेंगे, ना प्लस क करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से ये हो गया रूढ़ शब्द। पर है तो प को अगर प प्लस र करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। कान को कान का प्लस न करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से ये हो गया यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन है अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो विकल्प इसका सही जवाब होगा अरबी। अरबी भाषा जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो देखते हैं अरबी भाषा किसके अंतर्गत आती है। तो विकल्पों में दी गई भाषाओं में अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह सामी भाषा के अंतर्गत आती है। तो अरबी जो है सामी भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि लैटिन जो भी है लैटिन है, फारसी और यूनानी, यानी लैटिन, यूनानी और फारसी
आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। तो यहाँ देखिएगा अंतर स्पष्ट है कि अरबी है वो सामी भाषा में, और बाकी जो तीनों है ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। चलते हैं अब अगले सवाल में। तारीख। तारीख जो शब्द है किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन है पोर्चुगीज, अरबी, तुर्की या हिंदी। तो सही जवाब हुआ अरबी। तारीख जो है शब्द अरबी भाषा का है। अन्य शब्द देखो आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं, जबकि पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा के हैं। उर्दू हो गया, तोप, तमगा जैसे शब्द तुर्की के हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोर एग्जाम्पल्स, यानी आप इसका अधिक उदाहरण भी देख सकते हैं ताकि आपका अगले एग्जाम में आए तो शब्द आपको पता रहे। जैसे मान के लिए प्रमुख अरबी शब्दों में अगर देखें और भी क्या क्या अरबी शब्द हो सकते हैं, तो कबीला हो सकता है, ताकत हो सकता है, दुनिया है, इस्तीफ़ा है, शतरंज है, लिफाफा, शादी, ये सब जो है, कुर्सी, ये सब अरबी शब्दों में आता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, जो भी हम बोले आप उसको वीडियो को रोक करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी में, हिंदी का तो पता ही है सबको। और अगर देखें पोर्चुगीज में, तो पोर्चुगीज में आप अचार, चाबी, संतरा, पिस्तौल, आलू, ये सब पोर्चुगीज में हो गए, ये अन्य शब्द हैं। तुर्की में अगर आप देखते हैं तो तुर्की में अगर आप अन्य शब्द को देखेंगे तो कैंची को लिख सकते हैं, आका है, चम्मच, तोप, फिर आप अगर देखें तो खंजर, ये सब तुर्की शब्द हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगले सवाल में चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10, 9, 8 या 7। तो इसका सही जवाब होगा 9। 9 नाथ, नाथ है तो 9 नाथ और 84 सिद्ध, याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है और 9 नाथों के नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये टोटल नाम होगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नाथों की। अब अगला सवाल देखते हैं कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहे नरिया, ये उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन है सरहपा, कन्हपा, लुहिपा, डोम्बिपा। तो इसका सही जवाब होगा, देखते हैं, बी। पंक्ति नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहे नरिया, यह सिद्ध कन्हपा की है। ये कन्हपा की पंक्ति है। आगे देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। लोहिपा और डोम्बिपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं, ये सभी सिद्ध कवि हैं। अब इसको थोड़ा और व्याख्या अगर एक्स्ट्रा पढ़ा जाए तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है। तो अगर देखें सरहपा का जो समय काल है वो 769 ईस्वी बताया गया है। ईस्वी 769 ईस्वी। अगर संवत में पूछे तो इसमें 57 घटा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। हाँ, नहीं घटा दीजिएगा, घटाना या जोड़ना। चलिए आगे देखते हैं। सरोज वज्र और राहुल भद्र, इनको सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र भी बोला गया है। कन्हपा को जलंधरपा के शिष्य के रूप में माना जाता है और इनका समय काल 820 ईस्वी है। लुइपा 773 ईस्वी में सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था और ये जाति से कायस्थ थे। डोम्बिपा 840 ईस्वी और ये विरूपा के शिष्य थे। अगले सवाल में चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वय आश्रय काव्य के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतुंग और विद्याधर। तो इसका सही जवाब होगा हेमचंद्र। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वय आश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का भवभीति भी कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो प्रबंध चिंतामणि का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1305 ईस्वी है। और थोड़ा और इसको डिटेल में देखें इस ऑप्शन को कि
पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना गया है और इनके कुछ अन्य रचना है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। महापुराण, नय कुमार चरियु, जसवर चरियु, कोश ग्रंथ, ये 4 मुख्य ग्रंथ हैं इनके पुष्पदंत के, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हेमचंद्र के कुछ, तो हेमचंद्र के हैं काव्यानुशासन, काव्यानुप्रकाश, प्रमाण मीमांसा, उड़ादि, सूत्रवृत्ति, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, परिशिष्ट, परवन। अगले सवाल में चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? इसका सही जवाब होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया है। देखिए इनका एक साहित्य इतिहास ग्रंथ भी है जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी, इसमें 952 कवि है टोटल। और इसकी भाषा बताइए कौन सी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अणुविति, विचारात्मकता, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता। तो इसका सही जवाब होगा संवादात्मकता। निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है बल्कि नाटक की विशेषता में आएगा, जबकि अणुविति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता निबंध की तात्विक विशेषता है। अगला सवाल, त्रिशंकु के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस, बृजमोहन शाह, मणि मधुकर या रमेश बख्शी? तो सही जवाब होगा बृजमोहन शाह। त्रिशंकु नाटक के नाटककार बृजमोहन शाह है। त्रिशंकु एक व्यंग प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का, रस गंधर्व मणि मधुकर का तथा देवयानी का कहना है रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। यानी कि मुद्रा राक्षस का जो नाटक है वो तिलचट्टा है, मणि मधुकर का रस गंधर्व है और देवयानी का कहना है ये रमेश बख्शी का एक चर्चित, मतलब एक एक नाटक का जो नाम दिया गया है, जबकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा और इसको विस्तार में पढ़ लेते हैं। बृजमोहन शाह के अन्य नाटक हैं नाटकों, इसको आप नोट डाउन करते चलिए पेपर में, मतलब जो भी जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो बृजमोहन शाह के नाटक है नाटकों, तुगलक, घासीराम कोतवाल, हयावादना, दो किश्तियों के सवार, ये हो गए बृजमोहन शाह के नाटक। अब रमेश बख्शी के नाटक देख लेते हैं। तीसरा हाथी, वामाचार, छोटे नाटक, एक नाटककार, कसे हुए तार और खाली जेब, ये हो गए रमेश बख्शी के नाटक। अब चलते हैं मणि मधुकर के नाटक पे। बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पालमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आँख, इलायची बेगम। अब आते हैं मुद्रा राक्षस के नाटकों पे। योर्स फैथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, आला अफसर, गुफाएं, समतोला। चलते हैं अगले सवाल में। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो सही जवाब होगा ये रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र एवं कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। कुछ हम निबंध देख लेते हैं इनके। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल हैं, कुटज, अशोक के फूल का प्रकाशन है 1948, कुटज का प्रकाशन 1964, आलोक पर्व है 1972। अब आते हैं विद्यानिवास मिश्र के निबंधों पे। इनके में है चितवन की छाव 1953, हल्दी की धूप 1955, तुम चंदन हम प्राणी 1957
और अन्य है आंगन का पक्षी और बंजारा मन, ये हो गए विद्यानिवास मिश्र के। अब देख लेते हैं कुबेरनाथ राय के नाटकों का। प्रिया नीलकंठी जिसका प्रकाशन वर्ष 1969, रस आखेटक 1970, फिर गंधमादन है, फिर विषाद योग 1973 और निषाद बांसुरी 1974। ऊपर में भी कुछ है निबंध। एक इनका पहले जन्म वर्ष देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का है 1884। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। विद्यानिवास मिश्र का है 1926, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 और कुबेरनाथ राय का जन्म हुआ है 1935 में। द्विवेदी जी के अन्य निबंध हैं कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1957। अगला सवाल है लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या परीक्षा गुरु? तो सही जवाब है परीक्षा गुरु। लाला ब्रजकिशोर एवं मुंशी चुन्नीलाल श्रीनिवास व्यास के उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882 में है, उनके पात्र हैं। भाग्यवती जो है ये देख लेते किसका है। तो भाग्यवती 1877 में प्रकाशन हुआ था और यह है श्रद्धाराम फिलौरी का उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष 1886 और रहस्य कथा का 1879, और ये दोनों जो है ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास। अब अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियाँ एक समंदर या वे दिन? तो सही जवाब है सात नदियाँ एक समंदर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 और इनकी लेखिका है नासिरा शर्मा। और वे दिन उपन्यास जो है ये वे दिन उपन्यास के लेखक है निर्मल वर्मा, जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है और दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। चलिए अब नासिरा शर्मा जी का और भी अन्य उपन्यास को भी देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। अन्य उपन्यास शामली जिसका नाम प्रकाशन वर्ष 1987 है, ठीकरे की मंगनी 1989, अक्षयवट 2003, कुइयाँ जान 2005, जिंदा मुहावरे 1993, जीरो रोड 2008, अजनबी जरीला 2012। ये नासिरा शर्मा जी के कुछ अन्य उपन्यास हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सीता रहन तात जनी कहियु पिता सन जाय, आजो में राम तो कुल सहित कही दशानन जाय। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंतर तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि या अलंकार ध्वनि? इसका सही जवाब ए है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अब हम इसको थोड़ा स्लोगन को पढ़ लेते हैं कि इस पंक्तियों में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि तो जानेंगे। ध्वनि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरा अभिधामूलक ध्वनि। फिर लक्षणामूलक के दो भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। जहाँ वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता, वहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। जब वाच्यार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाए उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंध है प्रसिद्ध जो जिनका नाम है संपत्ति शास्त्र और रसज्ञ रंजन। श्याम सुंदर दास के कुछ निबंध है, उनमें साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में है कुटज, आलोक पर्व इत्यादि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो सही जवाब है
डी, यानी कि ये जो कथन है वो सही नहीं है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, कथन सही नहीं है, जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों अनुकरण, मतलब उनका सिद्धांत को प्लेटो का जो अरस्तु का सिद्धांत है उसको प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र, लेकिन इसमें बोला गया है कि दोनों अनुकरण जो है अलग अलग। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं तथा प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। प्लेटो क्या बोले हैं? प्लेटो बोले कि सबका आधार सेम है, जबकि अरस्तु ने सबको अलग अलग माना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का कथन सही है, तो विशेष विश्लेषण है। दूसरा देखते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा है, कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। और चौथा है, कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। तो इसमें से सिर्फ यही कथन जो सही है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कला की कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं है, सही है। जबकि अन्य विकल्पों का कॉलरिज की साहित्य एवं कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा है। ध्यातत्व तो है कि बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उनकी कई मान्यता है। तो जो बायोग्राफी लिटरेरिया है ये कॉलरिज की कृति है, न कि वर्ड्सवर्थ की। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था? तो इसका सही जवाब है अलग मतदाता सूची। अलग मतदाता सूची पर गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए स्थायी रास्ता का रूप ले लेगा, जबकि अम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है केंद्रवाद। केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता के तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीय उत्तर आधुनिकता के तत्व। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता है जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बन सकता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। तो जो सिद्धांत है उत्तर आधुनिकता, इसका जो जन्म हुआ था ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जन्म हुआ था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब जो सबसे पिछड़े और गरीब देश हैं। जैसे हम लोग सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। पहले तो हम लोग भी थर्ड वर्ल्ड में थे, लेकिन अब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड में आ गए, जो डेवलपिंग में है। एक है डेवलप जो फर्स्ट वर्ल्ड, एक है डेवलपिंग जो सेकेंड वर्ल्ड, और एक जो जिसका हालत बहुत ख़राब है, मतलब जिसको जो खा पी अपना बेसिक सुविधाएं भी जनता के लिए, पब्लिक के लिए नहीं मुहैया करा पा रहा है, वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो उसी कंट्री में पोस्ट मॉडर्निज्म जो उत्तर आधुनिकता का सिद्धांत है वो जन्म लिया था। और उस देश का नाम जहाँ तक मुझे याद है निकारागुआ, हाँ शायद निकारागुआ ही है। और लगता है कि गलत है तो मैं एक बार चेक कर लूँगा बाद में, लेकिन अगर आपको किसी को पता है कि अगर मैं सही हूँ तो जरूर कमेंट सेक्शन में पता है कि हाँ निकारागुआ ही शायद वो देश था जिसमें इस उत्तर आधुनिकता का शुरुआत हुआ था। एक मत ये है, मतलब एक मत है, और भी कोई मत है, लेकिन एक जो सबसे प्रचलित मत यही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसका उत्पत्ति हुआ है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आचार्य महाबली प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा कमलेश या किशोरीदास वाजपेयी। तो सब सही जवाब है बालमुकुंद गुप्त। आचार्य महाबली द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे से है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यप्रक होती थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति
आदि प्रमुख है। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। याद रखिएगा कि किशोरीदास वाजपेयी को क्या कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि। सवाल में ये भी पूछ सकता है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो किशोरीदास वाजपेयी। इस तरह से घुमा घुमा कर सवाल पूछ सकता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी, हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है। जबकि पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। इनसे मिला, तो मैं इनसे मिला क्या है, एक इंटरव्यू है जो लिटरेचर लवर या लिटरेचर में जो भी इन्वॉल्व थे उस समय, उनसे लिया गया इंटरव्यू को पूरा एक जगह मिलाकर एक पुस्तक तैयार किया। जिस तरह से आजकल आप पॉडकास्ट देखते हैं उसी तरह से है, लेकिन विभिन्न लोगों का पॉडकास्टों का जो लिखित रूप है उसको दिखाया गया, मतलब किताब में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। ऑप्शन है सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता इत्यादि नहीं, सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा बी, इतिहास चक्र। दिए गए विकल्पों में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ध्यातव्य है कि मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। अब अगले सवाल पे आते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है। तो इसका सही जवाब होगा मुर्गी और तीतर। मुर्गी और तीतर तो दूसरे को पालकर बैठी है। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, अधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। तो गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष है 1956, चकित है दुख का 1968, बुनी हुई रस्सी का 1971। और यहाँ देखिए तक भवानी प्रसाद मिश्र का समय काल जो है वो 1913 से 1985 तक था। इनके अन्य काव्य को देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे। इनके अन्य है काव्य है खुशबू का सिलक जिसका प्रकाशन वर्ष 1973, अनाम तुम आते हो 1979, कालजयी 1980, मानसरोवर दिन 1981। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के जितने भी इम्पोर्टेंट काव्य रचनाएं हो गई यहाँ पे आपको सब मिल गया है और इनका समय भी बता दिए हैं। तो इसको आप एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिए ताकि आपको बार बार रिविजन करने में आसानी हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो भी भवानी प्रसाद मिश्र का जो भी काव्य है यहाँ पे आपको मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। सही जवाब है, मतलब कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। तो श्याम सुंदर दास का जो एक किताब है कबीर ग्रंथावली जिसका संपादन उन्होंने किया है। इनके अन्य हिंदी ग्रंथों में हिंदी कुविंदमाला। तो देखिए ये ध्यान दीजिए कि श्याम सुंदर दास की रचनाओं के बारे में बात हो रही है। दूसरा है रूपक रहस्य, फिर है साहित्य आलोचन। अब आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी पे। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं में है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन जिसका प्रकाशन वर्ष 1970, हिंदी नवलेखन 1960, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख है। और अब देखते हैं मलयज की। तो मलयज की प्रमुख कृतियों में जख्म पर धूल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं को। सबसे पहले इनका समय काल है 1931 से 2003 रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और इनकी अन्य रचनाएं में देखते हैं शरद के नारी पात्र 1955, आगरा जिले की बोली 1961, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य के अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, नई कविताएं एक साक्ष्य 1976। अगले सवाल पे आते हैं कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घुसरो घर आपने रैन भाई चौदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है। तो जब इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है तब इन्होंने कहा है। अब इसका सॉल्यूशन वही है जो था बता दिए। अब अगला सवाल है, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया।
उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचना, असमंजस की स्थिति, आत्ममंथन। तो सी, असमंजस की स्थिति सही नहीं है। तो ये जो पंक्तियाँ है अंधेरे में कविता से है, जो मुक्तिबोध की कविता है, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1964 में। इन पंक्तियों के आधार पर असमंजस की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा है, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचना एवं आत्ममंथन के भाव उपयुक्त कविता से समृद्ध हो रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 26वां, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा, पढ़ लेते हैं ऑप्शन, गजानन मुक्तिबोध, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब जयशंकर प्रसाद ही है। कामायनी के संदर्भ में उपयोग कथन यदि जो है इसके जयशंकर प्रसाद का है, जिससे कामायनी की भूमिका में उन्होंने लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है और कवि सुमिंदरानंद नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की एक रचना का नाम ही, मतलब जो कविता उसका नाम ही उन्होंने सुमित्रानंद पंत के नाम पर ही रख दिया, मतलब ज़्यादा मेहनत ही नहीं की वो कि क्या नाम रखे, सीधे लेखक का नाम ही रख दिया। तो देख लेते हैं, कामायनी जो है 1936 में प्रकाशित हुआ था, ये तो पता ही होगा। और इसके सर्ग को देख लेते हैं, इसमें 15 सर्ग है टोटल, जिसके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए और नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब कामायनी के लिए जो भी कुछ जो आलोचक उन्होंने एक एक लाइन का एक कोटेशन दिया है उस रचना पर, तो उसको देख लेते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या बोला है कि यह मानवता का रसात्मक इतिहास है कामायनी के बारे में। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने बोला है छायावाद का उपनिषद। डॉक्टर नंगेंद्र ने बोला है मानव चेतन के विकास का महाकाव्य। और नामोर सिंह ने बोला है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। और निराला ने बोला है राष्ट्रवाद का पहला महाकाव्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कथन है कामायनी के लेकर, तो इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, आ झूठे जग पतियाना, आ हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरथ है मरम कोई नहीं जाना। ये कौन सा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो इस पंक्तियों के अनुसार ऑप्शन दिया गया है कि धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका संदेश नहीं है, तो यह है धार्मिक असहिष्णुता। कबीर कभी भी नहीं चाहेंगे सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर न रहे और सहिष्णु न रहे एक दूसरे के लिए और आपस में लड़ाई करते रहे, तो ये कबीर कभी नहीं चाहेंगे। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साखी, सवद और रामायणी है और जिसके धर्मदास ने बीजक के नाम से संपादित किया था। इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र? तो इसका सही जवाब है जिंदगीनामा, जिसकी रचना कृष्णा सोबती ने किया था 1979 ईस्वी में। और डार से बिछुड़ी और सूरजमुखी अंधेरे के जो और यारों की यार भी कृष्णा सोबती की, मतलब इस चारों कृष्णा सोबती का ही उपन्यास है, लेकिन ये जो उपन्यास का जो पात्र है ये जिंदगीनामा से रिलेटेड है। अगला सवाल, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा वीरपाल सिंह और जानवी। वीरपाल सिंह जानवी पात्र युग अमृत लगन नगर को उपन्यास मानव का हंस से संबंधित नहीं है, जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास, शिवचरण वैद्य मानस का हंस के पात्र हैं, जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते हैं। और इसके अन्य पात्र जो मुख्य पात्रों में है, ये सब एक तरह से गौण पात्र माना गया है इन लोगों को, जिसका नाम दिया गया है। लेकिन जो मुख्य पात्रों में है, तो
तो इससे देखिए इस सवाल से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से गौण पात्रों को मुख्य धारा में लाने का कोशिश किया जा रहा है सवाल मतलब यूजीसी के द्वारा, कि जो भी मतलब बेनी माधव ये सब तो थोड़े मुख्य पात्र में आ जाते हैं, लेकिन जो और जो है गंगेश्वर मंगलू या नंददास या शिवचरण वैद्य ये सब तो गौण पात्र ही हैं उपन्यास अगर पढ़ेंगे आप तो देखिए गौण पात्रों को उठाकर रख दिया गया है ताकि लगे कि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि और भी गाइड्स में जितने भी गाइड बुक हैं नेट के लिए हिंदी का, तो उसमें सिर्फ मुख्य पात्रों का नाम दे दिया है और ये गौण पात्रों को, तो इसलिए ज़रूरत है अभी कि हम लोग इन डेप्थ उपन्यास को पढ़ें और इस तरह से रिवीजन करें। तो मुख्य पात्रों में देखें पार्वती अम्मा है, नरहरि बाबा, मोहिनी, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी का नाम है, शेष सनातन, टोडरमल जो अकबर के 9 रत्नों में थे, और जयराम इत्यादि। अब अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों को थोड़ा देख लेते हैं ताकि एक जगह पे उनके मुख्य उपन्यास आपको मिल जाएंगे, रिवीजन करने में आसानी होगी। तो महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विश्व 1966, एकदा नमी सारे 1972, खंजन नयन 1981, अग्निगर्भा 1983। तो ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो आप नोट डाउन कर ही लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला सवाल है और इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है, फिर इसके बाद अगला वीडियो आएगा उसमें फिर से अगला 30 सवाल को लेकर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो इस सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज गाँव की कहानी वर्णित है? तो ऑप्शन है राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे, मूर्ति है। तो सही जवाब होगा राग दरबारी उपन्यास बहुत ही बढ़िया उपन्यास है, आप लोग पढ़े भी होंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़िए क्योंकि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है ये उपन्यास, अगर आप लोगों को सिलेबस याद होगा तो। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है, जबकि आधा गांव उपन्यास में अभी देखिए दूसरा गांव है मतलब दूसरा उपन्यास आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव की कहानी है जिसकी रचना राही मासूम राजा ने की है। और गली आगे मूर्ति है ये उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह की कृति है और जल टूटता हुआ ये रामरस मिश्र का है। और आपको पता होना चाहिए कि राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1968 है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके अन्य पात्र को देख लेते हैं। तो अन्य पात्र में आ गए हैं जो मुख्य पात्र है, अन्य पात्र में भी मुख्य पात्र वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, सनीचर, मास्टर मोतीराम, बेला इत्यादि। तो उम्मीद है कि आपने इस सब का नोट्स तैयार किया होगा अपने नोटबुक पर। अगर एक बार में नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं या फिर एक बार में पहले आप देख लीजिए और फिर दोबारा वीडियो देखिए और उसको नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, स्पीड स्लो करके या तेज़ करके जिस तरह से आपको सुविधा हो। हालांकि मैंने तो कोशिश की कि स्पीड बोलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही रखें ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और ये रिवीजन पर्पज़ से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए फिर अगले, अब 30 तक तो हो चुका है, अब अगले 31 से लेकर 60 तक सवाल अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए और आप कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।